मां भगवती, मां बरुणी, मां करुणी, मां कौशलासुनी, सबके चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। सबसे पहले मैं भुवनेश्वर के लोगों का, उड़ीसा की जनता का बहुत ही आदरपूर्वक धन्यवाद करता हूं। एयरपोर्ट से लेकर यहां रैली स्थल तक पहुंचने के दौरान जिस तरह जन सैलाब उमड़ पड़ा, वो अभूतपूर्व है। ये कहने को तो रोड शो था, लेकिन इसमें ओडिशा की महान संस्कृति, यहां की महान परंपराओं की झलक भी मैंने देखी। बड़ी संख्या में नौजवान, महिलाएं, बुजुर्ग लोग पूरे परिवार के साथ रास्ते पर जुटे हुए थे और उनके चेहरे पर जो मैंने खुशी देखी, जो स्नेह देखा, वो मैं जीवन भर मुझे याद रहेगा। इस अपार स्नेह के लिए, ये अनमोल आशीर्वाद के लिए, ये चिरस्मरणीय अवसर के लिए मैं फिर एक बार भगवान जगन्नाथ जी की धरती को प्रणाम करता हूं और यहां के नागरिकों को नमन करता हूं। साथियों, ये वीर भूमि रही है, ये विद्वानों की भूमि रही है। ये भूमि शस्त्र की भी ताकत दिखा सकती है और शास्त्र की भी ताकत दिखा सकती है। पाइका क्रांति के कमांडर बख्शी जगबंधु जी सहित सभी क्रांतिवीरों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। आज यहां पर जगतसिंहपुर, पुरी, वहां से भी भारी संख्या में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं। आप सभी का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। भाइयों और बहनों, आज ओडिशा में मेरी ये दूसरी जनसभा है। ओडिशा के लोगों के मन में जो मुझे दिख रहा है, ऐसा लगता है कि यहां के लोगों ने ठान लिया है कि अब वो राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के रहेंगे। और केंद्र सरकार में बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन देकर के ओडिशा के विकास में कमल छाप, डबल इंजन लगाना चाहते हैं। एक कमल छाप इंजन दिल्ली का और दूसरा कमल छाप इंजन भुवनेश्वर का। कुछ लोगों को विकास के इस डबल इंजन से बहुत दिक्कत है। उनको परेशानी हो रही है।
उनको लगता है मुमकिन नहीं है, उनको ये नामुमकिन लगता है। लेकिन मैं देख रहा हूं उड़ीसा वाले इस बार मुमकिन करके रहेंगे। अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके दिल की आवाज दिल्ली तक एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके हिसाब किताब लगाने वालों तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सहमत हैं? आप सहमत हैं? आपको अगर ठीक लगे तो हां कहना है और ठीक ना लगे तो नहीं कहना है। बोलेंगे आप? मेरे एक एक सवाल का जवाब देंगे? अगर ठीक लगे तो और न लगे तो? जयदेव मांगूची डबल इंजन, मध्य भुवनेश्वर मांगूची डबल इंजन, उत्तर भुवनेश्वर मांगूची डबल इंजन, एकाम भुवनेश्वर मांगूची डबल इंजन, जटनी मांगूची डबल इंजन, खुर्दा बेगुनिया मांगूची डबल इंजन, संपूर्ण ओडिशा मांगूची। भाइयों बहनों, अब मुझे बताइए, ये जोश, ये मिजाज उनको सोने देगा क्या? परेशान करके रखेगा कि नहीं रखेगा? भारतीय जनता पार्टी आपके इस विश्वास के लिए, मुझ पर आपके इस आशीर्वाद के लिए मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत आभारी हूं। भाइयों और बहनों, अरसे बाद भारत में लोकसभा के लिए ऐसा चुनाव हो रहा है जब केंद्र सरकार एक जन विश्वास के साथ मैदान में है और विपक्ष लड़खड़ा रहा है, अविश्वास से भरा पड़ा है। ये चुनाव ऐसा है, आमतौर पर चुनाव में सत्ता दल के प्रति राजई नाराजी, गुस्सा होता है, जैसे उड़ीसा में है, उड़ीसा की सरकार के प्रति है। लेकिन पहली बार पूरे भारत में लोकसभा के चुनाव की बात आती है तो ध्यान में आता है कि लोगों का गुस्सा न मोदी पर है, न चौकीदार पर है, न दिल्ली की सरकार पर है। लोगों का गुस्सा निकल रहा है, वो महामिलावटी लोगों के खिलाफ निकल रहा है, विपक्ष के खिलाफ निकल रहा है और उनके व्यवहार के कारण जनता गुस्से में है। एक ऐसा विपक्ष जो सुबह शाम झूठे आरोप लगा रहा है, जिसके पास देश को कहां ले जाना है, देश को कहां पहुंचाना है, इसका कोई विजन नहीं है। न दल में कोई मिशन है, न नेताओं में कोई विजन है, न उनकी पास नीति है, न नीयत है और न ही कोई नेता है। उनका एक ही एजेंडा पर काम कर रहे हैं। ये हमारे विरोधियों का एक ही एजेंडा है,
आपको याद है कौन सा है? कौन सा एजेंडा है मालूम है? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। सुबह शाम माला जप रहे, माला मोदी जाए। ये मोदी है तक हमारी दाल गलने वाली नहीं है। उनके लिए देश एजेंडा नहीं है। देश का विकास उनका लक्ष्य नहीं है। वो सारे घेरकर एक ही काम करना चाहते, बस मोदी हटना चाहिए। क्या आप हटने देंगे? आपकी ताकत ज्यादा है कि मुट्ठी भर मिलावटियों की ताकत ज्यादा है? वंशवाद की ताकत ज्यादा है कि आपकी ताकत ज्यादा है? परिवारवाद की ताकत ज्यादा है कि आपकी ताकत ज्यादा है? साथियों, इसी वजह से कांग्रेस और उसके साथियों ने देश की जनता के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी आबरू, ये देश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। आज लोगों को विश्वास हुआ है कि पहली बार ऐसी सरकार दिल्ली में बैठी है जो पूरी ईमानदारी के साथ सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए काम कर रही है। एक ऐसी सरकार जो मां भारती की सुरक्षा, मां भारती की समृद्धि के साथ हमारी सांस्कृतिक धरोहर के प्रति भी उतनी ही समर्पित है। लेकिन साथियों, याद करिए 2014 से पहले क्या होता था? क्या होता था? हमारे आने से पहले खबरें क्या आती थी? 2004 से 2014 रिमोट कंट्रोल की कांग्रेस की सरकार ने, वो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, कांग्रेस सरकार ने ऐसा माहौल बना दिया था कि अपनी संस्कृति और परंपरा की बात करना एक प्रकार से गुनाह बन गया था। समाज में उसको अछूत बना दिया जाता था, उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हमारी आस्था को, हमारी परंपरा को हमेशा हमेशा के लिए तबाह करने की एक गहरी साजिश भी रची। ये साजिश थी देश के हिंदुओं को आतंक से जोड़ने की। भाइयों और बहनों, हमारी रगों में वसुधैव कुटुंबकम के संस्कार है। हजारों साल से हमें सिखाया गया कि हर नर में नारायण होता है, हर नारी में देवी होती है। हमें हजारों साल से सिखाया गया कि पौधे में भी परमात्मा होता है। हम वो लोग हैं
जो नदी की भी पूजा करने वाले लोग हैं, सूरज और चांद की भी पूजा करने वाले लोग हैं, और हम उनकी वोट बैंक की राजनीति के कारण 5000 साल की हमारी तपस्या, हमारे पूर्वजों के आदर्शों के लिए किए गए बलिदान आतंकवादी बन गए। क्या आपको ये बात मंजूर है क्या? कांग्रेस का ये पाप मंजूर है क्या? उनके साथियों का ये पाप मंजूर है क्या? क्या ये कलंक हमें मंजूर है क्या? भाई और बहनों, आतंकवादी पाकिस्तान से आते थे, हमारे आस्था के स्थानों, हमारे बाजारों में आए दिन धमाके करके चले जाते थे। तो कांग्रेस क्या कर सकती थी? क्या करते थे वो? देश में धमाका होता तो कांग्रेस क्या करती थी? उनके होम मिनिस्टर कपड़े बदलते थे और बाद में सरकार होम मिनिस्टर बदलती थी। भाइयों बहनों, पहले ऐसी सरकार थी जिसको न खुद पे भरोसा था, न अपने सुरक्षा बलों पर भरोसा था, न देश की जनता पर भरोसा था, और इसलिए वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कभी तैयार नहीं हुए। वो देश की हजारों वर्ष की महान परंपरा को दागदार करने में जुटे रहे, लेकिन जहां से हमले होते थे उनका नाम तक देने को तैयार नहीं थे। वो परंपरा जिसने दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया, वो परंपरा जिससे गौतम बुद्ध ने प्रेरणा पाई, वो परंपरा जिसकी कोख से महात्मा गांधी पैदा हुए, उस परंपरा को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने बड़ी बड़ी साजिशें रची। साथियों, तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक की सियासत के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है। और कांग्रेस का इतिहास है, सत्ता के लिए देश का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए वंदे मातरम का टुकड़ा कर सकती है, सत्ता के लिए हिंदुस्तान के राज्यों के टुकड़े कर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। क्या अब इस देश को ये मंजूर है क्या? इसको स्वीकार कर सकते हैं क्या? जो भाई को भाई से लड़ाते हो, जो जाति बिरादरी को टकराते हो, जो संप्रदाय के बीच में दीवार पैदा करते हो, अरे मां के दूध में दरार करने की कोशिश करती हो, ऐसी कांग्रेस को अब हिंदुस्तान के अंदर कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है भाई। और उनके सारे चक्के बक्के ऐसे हैं, सारे। कांग्रेस की साजिश के सामने आपका ये चौकीदार दीवार बन करके खड़ा है। मैं अपने भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा पर कतई आंच नहीं आने दूंगा। भाई और बहनों, नया हिंदुस्तान, अब दुनिया समझ गई है नया हिंदुस्तान क्या है। ये नया हिंदुस्तान है जो घर में घुस करके मारता है। मारता है कि नहीं मारता है? अपनों के खून के एक एक कतरे का हिसाब उसी समय चुकता करता है। मैं वही खाता नहीं रखता हूं कि चलो वही खाते में लिखेंगे, कभी न कभी निकालेंगे। जी नहीं, उस खून के सूखने से पहले बदला लिया जाएगा।
अब जहां आतंक के निशान मिलते हैं, जो असली गुनहगार है वहीं पर सीधा वार करना ये मोदी की फितरत है। मुझे बताइए साथियों, आपको नए हिंदुस्तान का ये नया आत्मविश्वास पसंद है कि नहीं है? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए। हमारा रास्ता सही है, हमारी कोशिश सही है, हमारी दिशा सही है। 40 साल से देश आतंकवाद को भुगत रहा है और हम आंसू बहाते घूम रहे हैं भाइयों। कितने दिन तक देश सहन करेगा? क्या भारत को धमकियों से डरते रहना चाहिए? क्या डरते रहना चाहिए? क्या हमारे वीर जवानों को खुली छूट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? साथियों, शांति की बात वही कर सकता है जिसकी भुजाओं में दम होता है, जो शक्तिशाली होता है। अरे मरे पड़े लोगों का उपदेश कौन सुनने को तैयार होता है? शांति की बातें करने वाली सरकार हम देख चुके हैं भाइयों। दुनिया ने हमारी कुछ नहीं सुनी, ताकत दिखाई तो दुनिया हमारे साथ खड़ी हो गई। अब भारत ने दूसरों से गुहार लगाने पुरानी नीति को त्याग दिया है और इसीलिए अब हिंदुस्तान में तो शांति आएगी, लेकिन हिंदुस्तान के कारण इस पूरे भूभाग में भी शांति की संभावना बढ़ जाएगी भाइयों। आतंकवाद हो या नक्सलवाद, माओवाद अब देश के कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होकर रह गया है। भाइयों और बहनों, भारत सक्षम, भारत मजबूत होगा तो साथ साथ ओडिशा भी सशक्त होगा। आपने यहां 20 साल एक व्यक्ति पर भरोसा करके देख लिया कि नहीं देख लिया? क्या मिला? अरे लाइब्रेरी में भी अच्छी किताबों के ढेर होते हैं, लेकिन उससे दुनिया बदलती नहीं है जी। मैं आज आपसे पूछता हूं, क्या 20 साल में ओडिशा का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ क्या? एक राजधानी के तौर पर भुवनेश्वर का जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ क्या? इसके लिए कौन जिम्मेवार? कौन जिम्मेवार? केंद्र सरकार ने उड़ीसा के विकास के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी है। बीते 5 वर्षों में करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है। आंकड़ा याद रहेगा आपको? कितना? भूल गए? आप भी वो नामदार जैसा मत कीजिए। उनको तो आंकड़ों में झूठ बोलने की आदत है, आपको नहीं होनी चाहिए। सही बोलो। 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। ये छुपा देंगे लोग, सही नहीं बताएंगे।
पहले की तुलना में 5 गुना राशि यहां की सड़क, बिजली, रेल जैसी सुविधाओं के लिए दी गई है। ऑयल एंड गैस क्षेत्र में हजारों करोड़ रुपयों का निवेश किया गया है। पारादीप रिफाइनरी जैसा काम जो दशकों से अटका हुआ था, लटका हुआ था, भटका हुआ था, उसको भी हमने तेज किया है। पर्यटन की दृष्टि से भी यहां पर सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। इसके अलावा हमारी सरकार ने सामान्य मानवीय और मध्यम वर्ग के जीवन को आसान बनाने के लिए भी निरंतर काम किया है। हमारे देश का मध्यम वर्ग कितने ही वर्षों से सरकारों से प्रार्थना करता रहता था कि हमें इनकम टैक्स की जो सीमा है उसको जरा बढ़ा दीजिए। हमारे परिवार के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। अब वो ईमानदार, मध्यम वर्ग ईमानदार होता है, मध्यम वर्ग कानून का पालन करने वाला होता है, मध्यम वर्ग देश को जरूरत पड़े तो कुछ न कुछ देने के लिए तैयार होता है। लेकिन पहले की सरकारों ने उनके मन में मध्यम वर्ग का नामो निशान नहीं था। इतने सालों की मांग वो पूरी नहीं कर पाए। भाइयों बहनों, इस बजट में हमने 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स से फ्री करने से लेकर के होम लोन, एजुकेशन लोन पर ब्याज में छूट, आज हमारी सरकार की नीतियों से ये सब संभव हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ओडिशा के 8 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिल चुका है। अगर यहां की सरकार जरा दौड़ने वाली होती ना मेरी स्पीड से, तो शायद ये आंकड़ा 3 गुना बढ़ जाता। लेकिन यहां चीजें बड़ी धीरे धीरे होती है। यही है ना मामला। भाइयों बहनों, मैं आपको वादा करता हूं, एक बार 5 साल के लिए मुझे मौका दीजिए। 5 साल के लिए आपने मुझे दिल्ली में मौका दिया, अब 5 साल के लिए हमें ये उड़ीसा की सेवा करने का अवसर दीजिए। आपको मैं दिखा दूंगा बदल क्या होता है। अगर 5 साल में इतने बड़े हिंदुस्तान को बदला जा सकता है, तो 5 साल में उड़ीसा को तो कहां से कहां पहुंचा सकते हैं। और आप देख लीजिए, इस देश ने कांग्रेस की सरकारें देखी हैं, लेफ्ट वालों की सरकारें देखी हैं, तीसरे मोर्चे के लोगों की सरकारें देखी हैं, वंशवादियों की देखी है, परिवारवादियों की देखी है, और देश ने अब भाजपा की सरकारें भी देखी हैं। जिस जिस राज्य में भाजपा को काम करने का मौका मिला है, वहां का जीवन, वहां की व्यवस्थाओं को हम बिल्कुल दुनिया के लोग अपने मन में रजिस्टर करें, उस स्थिति पर ले आए हैं। हम उड़ीसा को भी वहां पहुंचा सकते हैं। ये हम आसमान में बातें नहीं करते हैं, हम धरती पर काम करके आए हुए, इसलिए मैं कहता हूं। और एक बार उड़ीसा की जनता, अगर उड़ीसा की सरकार के लिए भारतीय जनता पार्टी पर अगर आप कृपा कर देंगे, तो दिल्ली तो पूरी तरह आपके साथ है। भाइयों बहनों, 8 लाख परिवारों को घर पहुंचाया है, लेकिन मेरा सपना है
2022 आजादी के 75 साल होंगे। हिंदुस्तान में एक भी बेघर पक्के मकान के बिना नहीं होगा। यहां की 35 लाख से अधिक बहनों को हमारी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिया है और धुएं से मुक्ति दिलाने का पवित्र काम किया है। भुवनेश्वर में स्मार्ट सुविधाएं विकसित करने का काम हो या पावर सेक्टर से जुड़े काम, गैस आधारित अर्थव्यवस्था और इकोसिस्टम का निर्माण हो या फिर घरों में पाइपलाइन से गैस की सप्लाई का काम हो, नई सरकार बनने के बाद इन सभी में आज जो गति है उसको भी अनेक गुना हम बढ़ा देंगे। ये मैं आपको विश्वास देने आया हूं। भाइयों बहनों, हमारे उड़ीसा की एक और चुनौती है। यहां की एक और बड़ी चुनौती है, उसके विषय में भी मैं बात करना चाहूंगा और वो है पानी। पानी की स्थिति सुधारने के लिए पिछले 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने ओडिशा में 8 बड़ी परियोजनाओं पर काम किया है। 23 मई को क्या है? 23 मई को क्या है? 23 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे, चुनाव का रिजल्ट आएगा। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, तब इस काम को और ज्यादा तेजी से किया जाएगा। बीजेपी का संकल्प अलग से देश में पहली बार पानी के समर्पित एक जल शक्ति मंत्रालय बनाने का है, जो पूरा मंत्रालय पानी के काम के लिए डेडिकेटेड होगा। इसके तहत देश की नदियां से, समंदर से पानी को खारा पान जो खत्म करके उसे जरूरतमंद क्षेत्रों तक पहुंचाने का प्रयास भी किया जाएगा। वर्षा के पानी का सही उपयोग, नदी का पानी का सही उपयोग, इसकी एक व्यापक योजना लेकर के हम काम करेंगे। भाई और बहनों, एक तरफ बीजेपी सबका साथ सबका विकास इस मंत्र पर काम कर रही है, वहीं बीजेडी सरकार सिर्फ कुछ लोगों को साथ लेकर कुछ रिश्तेदारों के विकास में लगी हुई है। एक कोटरी वही मजा कर रही है जी। चाहे कोस्टल हाईवे हो, चाहे रेलवे लाइन हो, चाहे उद्योग हो, यहां की स्थानीय सरकार पीसी के चक्कर में ओडिशा के विकास को रोक करके बैठी हुई है। साथियों, ओडिशा के लाखों गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पूरे देश के कहीं किसी भी इलाके में अस्पताल में उसको मुफ्त मिलना था, लेकिन उड़ीसा के लोगों को वो लाभ नहीं मिल रहा है। और जिम्मेवार ये भुवनेश्वर में बैठी हुई आपकी राज्य सरकार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 23 मई को जब बीजेपी की सरकारें भुवनेश्वर में और दिल्ली में आएगी, तब आयुष्मान भारत योजना यहां ओडिशा में भी लागू की जाएगी। गरीबों को हिंदुस्तान के किसी भी अस्पताल में, बड़े से बड़े अस्पताल में भी गरीब से गरीब आदमी को 5 लाख रुपए तक के उपचार का खर्च सरकार देगी। भाइयों,
साथियों, इसी तरह ओडिशा के लगभग 50 लाख किसानों के खाते में केंद्र की सरकार सीधे पैसे जमा कर रही है। अभी तक 8.5 लाख किसानों के खाते में पहली किस्त जमा भी हो चुकी है और ये हर वर्ष आपको मिलने वाला है। लेकिन मैं हैरान हूं, यहां के सरकार के बाबू लोग, यहां के मुख्यमंत्री जी या उनका मंत्रिपरिषद के लोग एक छोटा सा काम नहीं कर पाए। 3-4 महीने हो गए। सिर्फ उनको यहां के किसानों की सूची हमको भेजनी है, उनका बैंक अकाउंट का नंबर भेजना है, इतना काम नहीं कर पा रहे। वो आपका क्या करेंगे भाइयों? भाइयों और बहनों, मुझे ये भी बताया गया है कि हार के डर से बीजेडी झूठ और अफवाहें फैला रही है। वो कह रहे हैं कि भाजपा आएगी तो पूरी योजनाएं बंद कर देगी। ओडिशा के मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी है, मेरे शब्द लिख करके रखिए। हम कभी भी योजनाएं बंद नहीं करते। अगर हम बंद करते हैं तो भ्रष्टाचार बंद करते हैं, हम दलाली बंद करते हैं और दलालों को बंद करते हैं। और भाइयों बहनों, यहां पर मैं सोच नहीं सकता था, पराजय के डर के कारण बौखला हुए लोग, गुंडागिर्दी करने वालों का, अपराधियों का भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक बार हमें मौका दीजिए, सब हम ठिकाने पर न लाए तो मुझे कहना। अभी 2 दिन पहले यहां खोरदा में हमारी पार्टी के युवा साथी मंगुली जैना की हत्या कर दी गई है। गुंडों ने अपने हाथ से सत्ता जाते देखकर ही बौखलाहट में ये अपराध किया है। वो अभी से चौकीदार से डरने लगे हैं। भाइयों बहनों, इस गुंडा राज से भी ओडिशा को मुक्त करना है कि नहीं करना है? आपको सुख शांति चाहिए कि नहीं चाहिए? बहन बेटियों की सलामती चाहिए कि नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए, ऐसे लोगों से निपटने की ताकत किसमें है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? अरे आपका एक वोट कर सकता है। एक बार मुझे मौका दे दीजिए, आप देखिए। मैं मंगुली जैना के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उनको ये भरोसा देता हूं कि बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को भरोसा देता हूं कि यहां सरकार बनने के बाद गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा। मैं ओडिशा की राजधानी से पूरे राज्य की जनता को ये भी कहना चाहता हूं कि मोदी हमेशा उड़ीसा की जनता के साथ खड़ा है। और आप भाइयों भरोसा कीजिए, ये मोदी आपके साथ खड़ा है। बीजेडी के गुंडों और अपराधियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलिए, राज्य सरकार बदली बा दरकार।
राज्य सरकार बदली बा दरकार, राज्य सरकार